गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका यादव और आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? वैज्ञानिक नर्स्ट ने किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। तो नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन के बारे में बताया, तो उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? आप नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और वो ध्यान रखना है नर्स्ट इक्वेशन किस यूज़ में आती है, वो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में। जिस तरीके से आप किसी सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, उसके लिए आपने पहले क्या पढ़ा था? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसी टाइप से नर्स्ट ने भी क्या बताया? एक इक्वेशन के बारे में बताया कि अगर आप किसी हाफ सेल का विभव ज्ञात नहीं कर सकते तो आप नर्स्ट इक्वेशन के माध्यम से उसका विभव ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो जो काम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करता है वही काम आपकी नर्स्ट इक्वेशन करती है। तो ये इक्वेशन है, ये जो आपको लिखी हुई है, E = E0 - RT/NF। ये है L और ये है N। ओके, ध्यान रखना है LN। और ऊपर आएगी अपचयन अवस्था बटे ऑक्सीकरण अवस्था। दोबारा से देख लीजिए क्या है? E = E0 - RT/NF LN अपचयन अवस्था अपॉन ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे जो संकेत है ना, इनको बहुत ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले आपका E है, तो E के बारे में जानते हैं। E क्या है? E होता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, E को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। और जिसके ऊपर नोट लग जाता है वो क्या होता है? E0 है ना, ये E है और ये E0, तो ये हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, देन R क्या होता है? गैस कॉन्स्टेंट। T ताप। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और F क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। LN के बारे में मैं अभी बताती हूँ। और अपचयन अवस्था और ये ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं, उसी में मैं आपको LN के बारे में समझाती हूँ कि ये क्या है। तो डेरिवेशन करने से पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? आपको एक सामान्य अभिक्रिया माननी पड़ेगी। जो ये लिखी हुई अभिक्रिया है ना, इसको मानना है आपको सामान्य अभिक्रिया। देखो ये क्या है, यहाँ पर है Mn+, और ये किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट, यानी कि जलीय अवस्था में है। और यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और क्या बना रहा है? M बना रहा है। वो कैसे स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, हो क्या रहा है। तो M का मीनिंग ना यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या है? M का मीनिंग होता है मेटल। मेटल मीन्स धातु, तो लिख लेना M फॉर मेटल है। ठीक है, मेटल का मतलब धातु है। तो धातु क्या होती है आप सबको पता होता है, जब आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि धातु क्या है तो आपने सीखा होगा धातु वह है जो धनायन बनाती है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए उसके ऊपर धन चार्ज आया क्योंकि ये धातु है। ठीक है, यहाँ पे रटना नहीं है कि Mn+ क्या है, यहाँ पे N+ इसलिए आया क्योंकि ये धातु है, अदरवाइज अधातु होती तो नेगेटिव चार्ज आता। ठीक है, और ये कैसे उसमें है? ये एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट का मतलब क्या है? कि इसको जल में घोला गया है। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हो, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या बताता है? अगर उस किसी के ऊपर धन आयन है तो वो ये बताता है कि मेरे पास जितना धन आवेश है उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इसको इतने ही इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? मेटल बन जाएगा। तो वही होता है यहाँ पे, इसको N+ यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। और जैसे इसको इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या बन गया? M बन गया, यानी धातु बन गई। वो कैसी अवस्था में होते हैं? सॉलिड में। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, यानी नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? देखो E = E0, यानी ये वाली थी। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे? देखो पहले क्या है? E, तो E को लिख देंगे। किसके लिए निकाल रहे हैं हम? Mn+ से क्या बन रहा है? M है ना, तो मैंने आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था किस तरीके से करते हैं, तो उसी में मैंने आपको ई विभव जो होता है ना उसका बताया था। तो जिस सेल के लिए लिखते हैं ना तो उसको बेस पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है Mn+ से M बन रहा है, तो बीच में इस तरीके से निशान लगा के लिख देते हैं, बराबर E0। E0 भी किसके लिए है? इसी रिएक्शन के लिए। तो फिर से वही लिख देंगे Mn+ से M, और इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है। देन -RT/NF। और ये जो Ln होता है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। Ln का मतलब होता है log बेस E। क्या होता है Ln का मतलब? log बेस E। जहाँ पर Ln लिखा दिख जाए ना, उसका मतलब है वहाँ पे क्या है? log बेस E है। ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। तो आपको जो भी वैल्यू याद होती है ना, वो log बेस E में याद नहीं होती। अगर आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका बेस आपको 10 चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये log बेस E है तो ऐसे ही log बेस 10 भी होता है, और भी बेस होते हैं। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे दो बेसों के बारे में जानना है। एक है log बेस E, जिसको Ln बोल देते हो आप, और एक होता है log बेस 10। तो ये जो log बेस E होता है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना
पड़ता है log base 10 में। तो सिंपल क्या करो, जो log base e है इसको अगर आप log base 10 में कन्वर्ट करोगे तो देखो यहाँ e है, यहाँ 10 है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि log base e है इसको डायरेक्ट आप लिख दो log base 10। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें 2.303 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो करते हैं ना आप 2.303 की मल्टीप्लाई log base 10 में, तो ये वाली टर्म log base e के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर आपको log base e को चेंज करना हो log base 10 में तो आप क्या करोगे, इसमें 2.303 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आओ अपने टॉपिक पर, क्या था, RT/NF log base e। तो समझ गए ना ये क्या है, ये ln को लिखा है। उसके बाद देखो ऊपर कौन सी अवस्था आती है, अपचयन अवस्था, और नीचे कौन सी आती है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो दो चीज़ें बताई थी, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है, Mn प्लस है ना, तभी तो ये प्लस बना होगा जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो इसलिए इसकी अवस्था हो गई ऑक्सीकरण। और Ms कब बना होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तो ये हो गई अपचयन अवस्था। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अपचयन अवस्था और इसको ऑक्सीकरण अवस्था की जगह पर लिख दिया। किस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए, जो सामान्य समीकरण मानी है। अब यहाँ पे वही लिखा है, log base e किसके बराबर होता है, 2.303 log base 10। ठीक है, और यहाँ पे ms को आप मान लेना 1 मोलर कंसंट्रेशन, जो ये होता है ना आपका ms का मतलब ये जो धातु है ना, जो कि ठोस अवस्था में, तो आपको मान लेना है इसकी जो मोलर सांद्रता है वो 1 इकाई है। ठीक है ना, ये आप मानोगे कि मोलर सांद्रता क्या है, 1 इकाई है। ठीक है, तो इस ये जो रिएक्शन है ये किस फॉर्म में आ जाएगी, देखो इसको ऐसे ही लिख देना है, EMN प्लस YM एंड E0MN प्लस YM। ठीक है, माइनस log base e को log base 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2.303 और log base 10। ठीक, log base e है ना, उससे पहले RT/NF है। चलो आप पहले इसको ही देखो, RT/NF। ठीक है, तो log base e को कन्वर्ट कर लो, 2.303 log base 10 यही तो आता है, तो उस 2.303 को आगे लिख लिया है। ठीक है, log base 10 इसको 1 मान लिया है, अपॉन में Mn प्लस AQ। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो आपने जितनी भी टर्म यूज़ की हैं इनको देख लेते हैं, ये है क्या क्या। तो मैंने बता दिया था ऊपर, फिर से देख लीजिए। देखो ये है ना ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव, और नोट लग जाए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस फ़र्क इतना ही, Mn/m के लिए उसी रिएक्शन के लिए जो आपने लिखा है। तो अब R के बारे में देखते हैं। R क्या होता है, गैस नियतांक होता है। T क्या होता है, ताप होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। F बराबर फैराडे नियतांक। तो इसमें आपका पता है क्या है, R, T और F ना कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आपको पता है और सबको याद रखनी है। ठीक है ना, R, T और F की वैल्यू। तो सबसे पहले R की देखते हैं। R की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, 8.314। इसकी यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये गैस नियतांक होता है 8.314। ओके, और ये यूनिट आपको याद रख लेंगे। अब तो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन को जब आप देखते हो ना तो 298 केल्विन पे देखते हो, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसको अगर सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर तो आप कॉन्स्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन के लिए इतना, बाकी ये कोई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, बस ये नर्स्ट इक्वेशन के लिए, बाकी ये ऊपर वाला जो है ना आपका आर गैस नियतांक, ये फिक्स है। अब आ जाता है एफ फैराडे नियतांक। ये क्या होता है, 96,487। ठीक है, 96,487 ये होता है कूलाम और प्रति मोल, यानी कि मोल इनवर्स। तो ये किसके बराबर होता है, लगभग हम मान सकते हैं किसके, 96,500 के, है ना। 96,487 है तो इसको समथिंग में मान लेते हैं 96,500। तो इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब है ऑन पुटिंग द ऑल वैल्यूज़ इन एबव इक्वेशन, यानी कि जो आपकी ऊपर इक्वेशन आई थी ये वाली इक्वेशन आई थी, तो इसमें आपको किस किस की वैल्यूज़ रखनी है, इसमें आपको R, T, F इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, R, T, F। तो जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, R की 8.314, T की बताई है, F की बताई है, वो वैल्यूज़ इसमें आप चाहो तो इसको मान सकते हो कि इक्वेशन पर जब आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और N की देखो बच्चा क्या होता है, N ना अलग अलग सेल के लिए अलग अलग आती है, किसी के लिए 2 आती है, किसी के लिए 3 आती है। ठीक है ना, तो N की वैल्यू सेल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो भी रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको N को, इसलिए हमने N की कोई वैल्यू नहीं रखी है जिससे कि आप किसी भी सेल के लिए ईजिली निकाल सको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2.303 था, R की वैल्यू रख दी और T की वैल्यू रख दी, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। और नीचे NF था तो F से डिवाइड कर दिया क्योंकि F की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट थी। ठीक है, और नीचे N को एज इट इज छोड़ दिया, जिससे कि आगे N की जो भी वैल्यू हो तो डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर लें, हम सारी टर्म को लेके सॉल्व ना करें। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। और log base 10 इसको 1 माना था, ये ऐसा का ऐसा।
तो नर्स्ट इक्वेशन को इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध भी कहते हैं। जो नर्स्ट इक्वेशन होती है आप देख सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच एक रिलेशनशिप भी है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध है। ओके, तो ये वाला आपको समझ में आया कैसे कैसे क्या है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो क्या आया था यहाँ से माइनस RT/NF ये तो था, और इधर था 2.303 लॉग बेस जो ई था ना उसके लिए लॉग बेस 10 आया था। ठीक है, लॉग बेस ई को 2.303 और लॉग बेस 10 से वो किया था उन्हें मल्टीप्लाई। तो लॉग बेस 10 तो है, तो इसमें 2.303 की मल्टीप्लाई और की थी। तो R की वैल्यू 8.314 थी, T की 298 थी। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके F 9500 से डिवाइड कर देना, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और ये आपको करके ज़रूर देखना है। ओके, नेक्स्ट है सेल विभव के लिए नर्स्ट समीकरण। तो अभी क्या है आपका, कोई भी आपने जनरल सेल मान लिया। जनरल सेल कैसे, ये कोई भी सेल के लिए रिएक्शन है, इसी टाइप की होती है, A+B और उससे C+D बनते हैं, राइट। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो उनके आगे कुछ आप जानते हो अणु भी लगे होते हैं जो उसको बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, तो वो हमने स्मॉल लेटर वाले मान लिए। ठीक है, तो ये हमने एक सामान्य समीकरण मान लिया। तो अगर हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो क्या आएगी, देखो सबसे पहले ई सेल आएगा, है ना, फिर ई नोट सेल आएगा माइनस 0.059। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था। एन की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग सेल के लिए। ठीक है, लॉग बेस 10 भी ऐसे रहेगा। और अपचयन ऑक्सीकरण रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होंगे ना तो उनको ऊपर लिखना है और जो रिएक्टेंट होंगे उनको नीचे लिखना है। वही उसकी अपचयन अवस्था होती है ये वाली, वही ऑक्सीकरण होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं, अपचयन किसे बोलते हैं, वैसे तो याद कर लेना है। नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, प्रोडक्ट को ऊपर रख दो और नीचे इनको रख दो। और साथ में क्या ध्यान रखना है, जो इनके आगे जो अणु लगे हुए हैं ना इनको इसकी पावर की फॉर्म में लेना है। ठीक है, स्मॉल वाले जो है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी नर्स्ट इक्वेशन। एक टॉपिक और है जो आपकी NCERT में है, नर्स्ट इक्वेशन जो है वो डैनियल सेल के लिए। ठीक है ना, तो डैनियल सेल के लिए भी हम शो करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप खुद से करना। तो इससे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन में साम्य स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। ये टॉपिक है आपका नर्स्ट समीकरण में साम्य स्थिरांक। ठीक है, तो नर्स्ट समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक की गणना किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले आप इसको एग्जांपल के माध्यम से लेके चलेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन फॉर द डैनियल सेल आपको हिंदी में लिख लीजिए। डैनियल सेल के लिए अभिक्रिया, तो आपको मैंने डैनियल सेल कराया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर जरूर देख लेना। ओके, तो ये होता है डैनियल सेल के लिए रिएक्शन। तो जिंक होता है ठोस अवस्था में, कॉपर 2+ ये होता है एक्वस सॉल्यूशन में। देन इसको उल्टा कर दो, ये एक्वस था तो ये सॉलिड बन जाएगा और ये सॉलिड था तो ये एक्वस बन जाएगा। ओके, तो आप एक बार लास्ट वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ से इसको डिटेल में समझ लोगे। जब विद्युत अपघटों में Zn2+ तथा Cu2+ आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, ये जो आयन है ये आपके आयन है, ये ठोस अवस्था में धातु है। तो जब आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो उस समय सेल विभव शून्य हो जाता है। ओके, तो ये बात याद रखनी है, अगर आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाएगी तो आपका जो सेल विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, अर्थात साम्य स्थापित हो जाएगा। और जैसे ही आपका सेल विभव का मतलब है ई सेल। ठीक है, ई सेल अगर आपका 0 हो गया तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो साम्यावस्था में है। ठीक है, साम्यावस्था जानते हो, आधे बच्चे नहीं जानते होंगे साम्यावस्था क्या होती है, जबकि 11th में था। साम्यावस्था का मतलब होता है अभिकारकों से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनने की दर समान हो जाना। ठीक है, वो साम्यावस्था है। तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर द डैनियल सेल, तो ये नर्स्ट इक्वेशन है डैनियल सेल के लिए। मैंने कहा ना मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूँगी NCERT से। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ये सारी टर्म तो वही आती हैं। ये लॉग बेस 10 है। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर खाली लॉग लिखा है ना तो ये माइंड में अंडरस्टैंड है कि इसका बेस 10 ही होगा। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें को आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या है, +1 आपको खुद ही पता है, लेकिन अगर कहीं -1 होगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट। तो उसी तरीके से अगर बेस नहीं लिख रहा है तो ये अंडरस्टैंड है कि बेस जरूर 10 है। ठीक है, अगर कोई और बेस होगा तो वो आपको लिखा मिलेगा। देन आप क्या करोगे, ऊपर Zn2+ और नीचे Cu2+। ठीक है, ये ले लेना है। फिर भी अगर मैं आपको एक तरीके से जो मैंने अभी ये लास्ट वाला बताया था आपको कि इधर क्या रख देने हैं आप लोग प्रोडक्ट और नीचे रख देने हैं रिएक्टेंट, तो इसी माध्यम से समझो। और एक चीज़ और बताई थी कि जो धातु होती है उसको क्या मानना है, इकाई मानना है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको डिफाइन करूँ इसके बारे में, तो देखो ये Zn2+ है, इसको ऊपर रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका उत्पाद है, और अभिकारक को रखेंगे नीचे। अब
अब कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कि CuS जो है ये ठोस अवस्था में कॉपर, ये भी तो उत्पाद है और यहाँ पे जिंक भी तो अभिकारक है। तो बच्चा मैंने बताया था जो ठोस अवस्था में उनको आपको इकाई मान लेना है, तो इसलिए उत्पाद केवल ये मानोगे और अभिकारक केवल ये मानोगे जो आयन फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आ गई है। ठीक है, तो मैंने वो लास्ट से आपको बताया है, लेकिन मैं इसका आपको एक बार डिफाइन करूँगी किस तरीके से डैनियल सेल के लिए होती है। अगर आपसे नहीं होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगी। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई डैनियल सेल के लिए। अब आपको क्या पढ़ा था, साम्य अवस्था पर जो ई सेल होता है वो 0, तो वैल्यू पुट कर दो, ई सेल की 0 आ गई, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करो, आप ई नोट सेल को इधर ले जाओ या फिर इसको ही रहने दो, ये जो माइनस की टर्म है ना सारी, इसको उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगी। अब साम्य अवस्था पर क्या होता है, ध्यान रखना है, साम्य अवस्था पर ई सेल तो 0 होता है, साथ में ये जो होता है ना इसको हम केसी यानी केसी एक कांस्टेंट होता है, इसकी को लेट कर लेते हैं। और डैनियल सेल के लिए n बराबर 2 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखो जब आप डैनियल सेल की रिएक्शन देखोगे ना तो इसमें आपको डैनियल सेल में क्या होता है, देखो जिंक है बच्चा, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी तो 2+ बना होगा, और उस 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर एक्सेप्ट करता है जब भी कॉपर बना होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस वैल्यू को पुट कर दो, तो ऊपर से क्या वैल्यूज आई थी आपकी, ई नोट सेल बराबर ये 0.0591 ऐसे ही रहेगा और n की वैल्यू आ जाएगी 2 और लोग, और इसको कितना मान लिया है, केसी। ओके, ये आ गया। अब आपको पता है कि ई नोट सेल की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, डैनियल सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ओके, तो 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू, वैल्यूज़ को पुट कर दो इसमें, 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू दिस टर्म लोग केसी। ठीक है, अब हमें लोग केसी की वैल्यू निकाल लेना है, तो 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यही आ गया 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इसको सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। अब केसी के वैल्यू के लिए लोग को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो लोग एंटी लोग में चेंज हो जाएगा। ओके, देन केसी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2 × 10⁻37। तो ये था आपका साम्य स्थिरांक नर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, फॉर द डैनियल सेल। एक छोटा सा टॉपिक और है, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो एक देखो इसमें लिखा हुआ है वैद्युत रासायनिक सेल, तो क्या आप मुझे बता सकते हो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे फर्स्ट का लेक्चर था कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो सेल 2 प्रकार के बताए थे, एक वैद्युत रासायनिक सेल और एक बताया था वैद्युत अपघटनी सेल। तो रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी कि डैनियल सेल को ही बोला गया है। ठीक है, तो डैनियल सेल की इक्वेशन अभी पीछे लिखाई थी मैंने आपको, यहाँ पे फिर से लिखी हुई है। ठीक है, तो अब याद भी हो गई होगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। गैल्वनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य। उत्क्रमणीय का कार्य मतलब ये होता है कि आप अगर एक चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ लेके गए हो तो उसको उठा के यहाँ भी लाए हो। ठीक है, तो ये कार्य उत्क्रमणीय होता है, गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो उत्क्रमणीय कार्य होगा, मान लो वो W है, आप ऐसा मान लो, तो वो गिब्स ऊर्जा में जो कमी आ गई ना, कमी को डेल्टा से दिखाते हैं, तो गिब्स ऊर्जा G से मान लेते हैं ना, तो वो इसके बराबर हो गई। मैंने आपको मोटा मोटा समझाया, इस तरीके से आप अपने माइंड में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, अब यदि सेल का EMF ई प्रवाहित आवेश NF एवं अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा ΔRg हो, तब इसने क्या बता दिया कि आपको ये चीज़ तो बता दिया कि उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, लेकिन अब इस चीज़ को मान लेते हैं कि कमी क्या है ना, उत्क्रमणीय कार्य क्या है। तो उसके लिए आपने माना सेल का जो EMF होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो E, प्रवाहित आवेश NF है, प्रवाहित आवेश क्या है आपका N×F। ठीक है, ये आपका प्रवाहित आवेश है, एवं अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा क्या है, वो ΔRg है। ध्यान से पढ़ना, ΔRg क्या है, गिब्स ऊर्जा है। ठीक है, ये एक तरीके से गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कमी या फिर वृद्धि, तो यहाँ पे तो कमी है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये कार्य के बराबर होगा, और कार्य क्या आ जाएगा आपका, आपने पढ़ा होगा W क्या होता है, VQ। ये आपने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास से पढ़ते आते हो आप, है ना, अब 12th में तो ये तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, W = VQ, या फिर ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे पढ़ा होगा, V = W/Q। ठीक है, जब विभव पढ़ा होगा। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है याद तो आप इतना याद कर लीजिए, W = VQ होता है। तो W क्या है, कार्य है ना, तो कार्य कैसे निकालेंगे, V की मल्टीप्लाई Q में करके, और V क्या है, V EMF को ही बोलते हैं। ठीक है, तो EMF कितना E, तो V की वैल्यू पुट कर दो, E आ गया, मल्टीप्लाई Q कितना है, आवेश को तो बोलते हैं, वो NF है, तो E × NF। तो सेल के लिए तो आप सेल लिख सकते हो, NF को पहले लिख दो और E सेल। ठीक है,
ये लास्ट टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो पर मैं बता देती हूँ। टॉपिक का नाम डालना डैनियल सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन। तो मैंने अभी नर्स्ड इक्वेशन की आपको फॉर्म लिखवाई थी, देखो क्या होती है, यही तो बताया था मैंने नर्स्ड इक्वेशन के लिए, ये वाला है ना। तो आप क्या करोगे, डैनियल सेल के लिए मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी, ठीक है। तो डैनियल सेल के लिए चलो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पर इक्वेशन ये होती है, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है प्लस Cu2 प्लस एक्वस में होता है, और ये बन जाता है इधर जाके Zn2 प्लस Cu, ठीक है। तो ये होती है आपकी रिएक्शन, इसको याद कर लेना है। अब इसके लिए देखो, एक बार किसके लिए निकालेंगे, कैथोड के लिए, और एक बार किसके लिए निकालेंगे, एनोड के लिए। तो कैथोड के लिए निकालेंगे तो देखो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड का मतलब मैंने क्या बताया था, अपचयन, और एनोड का मतलब क्या बताया था, ऑक्सीकरण। सारे लास्ट लेक्चर देखोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे। एनोड का मतलब ऑक्सीकरण। पहले मैं एनोड को डिफाइन करती हूँ। एनोड क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हों, है ना, वही तो ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक से निकले थे ना, कई बार बता दिया है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले हैं Zn से, जब भी वो Zn2 प्लस बनाया। तो कैसे लिखेंगे, पहले Zn2 प्लस देन जिंक, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद ई नोट भी इसी के लिए आएगा, -RT/N की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। इसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, RT/F है ना, इसके साथ लोग ई को भी सॉल्व कर लोगे तो 0.0591 आ जाएगा, है ना। तो आप कैसे भी सॉल्व कर लेना, ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना, /2। और यहाँ पे 1 क्यों आया है, जिंक आता है, यहाँ पे ZnS आता है, राइट। तो उसको क्या बताया था मैंने, 1 मान लेना है, अपॉन में Zn2 प्लस। सेम ऐसी कैथोड के लिए, कैथोड पर कौन आएगा, कॉपर, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो Cu2 प्लस पहले लिखेंगे बाय Cu। सेम ऐसे ही लिख देंगे ई नोट के लिए, RT/2F वही है, आप अपनी मर्जी से ये वाला करो या ये वाला करो। यहाँ पे Ln और 1 भी उसी तरीके से है, क्योंकि कॉपर आएगा उसको 1 मान लेना है। अब क्या करोगे आप, कैथोड के लिए और ये एनोड के लिए है ना, अब आपको सेल विभव निकालना है। तो सेल विभव का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब आपको ई सेल निकालना होता है ना, तो हमेशा फॉर्मूला याद करना, क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पूरे सेल के लिए निकालना है, तो ई कैथोड में से माइनस कर दो ई एनोड को। तो ये रहा ई कैथोड वाला और ये रहा ई एनोड वाला, तो दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो कैथोड की वैल्यू लिख लिया ऊपर से, एनोड की वैल्यू लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से माइनस का सेम क्या है, RT/2F सेम है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, Ln। सेम ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि हाँ Ln के लिए और मैंने लोग 10 के लिए करवा दिया, तो सेम ही आएगा वहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो Ln 1/Cu2 प्लस AQ माइनस Ln 1/Zn2 प्लस AQ। तो मैं एक छोटी सी बात, ये तो अंदर बचा हुआ, क्योंकि आपने ये कॉमन लिया है ना माइनस के साथ, तो ये टर्म अंदर बच गई है, ठीक है। और यहाँ से ये गया तो ये वाली टर्म बच गई है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे Ln भी तो दोनों में, तो ये भी तो कॉमन हो गया। देखो बच्चा, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो, तो ये भी तो कॉमन हो गया, इसको बाहर ले ले, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी लोग को बाहर नहीं ले सकते, Ln का मतलब तो लोग है। जैसे आपने कभी एंगल्स पढ़े होंगे, साइन थीटा कोस थीटा, है ना, इस तरीके से। तो आप ऐसे थोड़ी करते हो, थीटा सेम है तो कोस को छोड़ देंगे और थीटा को बाहर ले लेंगे, नहीं किया है ना। तो ऐसे आप लोग को बाहर नहीं ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज माइनस दिस टर्म। अब देखो यहाँ से ये आ गया निकल के, जो मैंने अभी आपको साम्य स्थिरांक के लिए बताया था, ठीक है। तो ये कैसे निकला है, देखो बच्चा, log A माइनस log B बराबर होता है log A/B के। तो अब आपको ये टर्म तो मिल रही है यहाँ से, क्या, Ln 1/Cu2 प्लस माइनस Ln 1/Zn2 प्लस, राइट, ये तो मिल रहा है। तो log A माइनस log B, तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, log A/B, तो Ln मतलब log, ठीक है। तो A/B, तो A कौन है, 1/Cu2 प्लस अपॉन 1/Zn2 प्लस। और मैंने ये टर्म सॉल्व करवानी बता दी है, कैसे सॉल्व करते हैं, जब 4 होती है ना एक साथ, तो 2 को तो सेम रखो, 1/Cu2 प्लस, और नीचे वाले को पलट दो, कैसे आ जाएगा, Zn2 प्लस अपॉन 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, Ln Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ तक आपका ड्राइव हो गया, ठीक है। अब देखो वही काम किया इसने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, आप पहले से ही करके चलते तो भी वही बात रहती, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखो एक सेल ये रहा, इसके लिए भी आप निकाल सकते हो नर्स्ड इक्वेशन। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकाल के चला है कि आप डेरिवेशन बीच का नहीं भी करते हो तो करना क्या है, जो आयन में कौन सा वाला है, जिस आयन का अपचयन हो रहा है उसको रख दो ऊपर, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको रख दो नीचे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हुई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।